दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। ये यूपी एग्रीकल्चर पीसीएस की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर नाइमी बोरलांग, बीएमएस स्वामीनाथन, डीआरएस परोदार, डॉक्टर मंगल राय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हरित क्रांति के अगर जनक आपसे पूछे तो एमएस नाइमी बोरलांग, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे तो एमएस स्वामीनाथन है। अगला प्रश्न है, ओरोबैंकी खरपतवार है। ओरोबैंकी खरपतवार है, पूर्ण जड़ परजीवी है, पूर्ण तना परजीवी है, अर्ध जड़ परजीवी, पूर्व में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जो ओरोबैंकी है पूर्ण जड़ परजीवी है। अगला प्रश्न है, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान क्या है? ब्राजील, चीन, भारत, अमेरिका। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। सोयाबीन का बोटेनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स होता है, इसका ओरिजिन है चीन। सोयाबीन में 40 से 42% प्रोटीन और 20 से 22% ऑयल होता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रांत के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित खेती का पर्याय है। ऑप्शन नंबर ए बरानी खेती, पैरा खेती, यथार्थ खेती, झूमिंग खेती। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग खेती स्थानांतरित खेती का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, किस फसल को धान्य फसलों की रानी कहते हैं? ऑप्शन नंबर है धान, गेहूं, जौ, मक्का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिया मेज, यानी मक्का जो है धान्य फसलों की रानी है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाले गेहूं की प्रजाति। DBW जो 14 वेराइटी है गेहूं की, ये सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाली गेहूं की वेराइटी है। अगला प्रश्न देखेंगे, SRI पद्धति सिस्टम फॉर राइस इंटेंसिफिकेशन उगाने की पद्धति का अन्वेषण हुआ था। जो SRI मेथड है धान उगाने की, उसका आविष्कार कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर 4 मेडागास्कर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैनोला एक प्रजाति है। कैनोला किसकी प्रजाति है? सूरजमुखी, अलसी, सरसों, कुसुम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कैनोला है वो सरसों की वैरायटी है। अगला प्रश्न है, जीरो टिल कम फर्टी ड्रिल की सहायता से गेहूं की बुआई कितने समय पहले की जा सकती है? अगर जीरो टिल कम फर्टी ड्रिल की सहायता से गेहूं की बुआई करेंगे तो 7 से 10 दिन पहले फसल तैयार हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मक्का का खरपतवार है ट्राइंथीमा मोनोगाइना, और धान का इकाइनोकोलस कुर्सगेलाई, और आलू का साइप्रस रोटेंडस। जो गेहूं का है ये संबंधित नहीं है, बाकी 1, 2, 3, 4 ये सभी राइट हैं। गेहूं जो है इकाइनोकोलवा कोलोना संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, अरहर गेहूं फसल चक्र के लिए अरहर की उपयुक्त प्रजाति। अरहर गेहूं फसल चक्र के लिए अरहर की उपयुक्त प्रजाति है उपास 120, UPS 120 राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धान, गन्ना, पेड़ी, मूंग फसल चक्र की गहनता है। फसल गहनता ज्ञात करने के लिए फसलों की संख्या बटे वर्ष की संख्या गुणे 100 फार्मूला डालते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 133.33%। अगला प्रश्न है, कौन सी सहफसली खेती चने की फसल उकठा बीमारी के प्रकोप को कम करती है? कौन सी सहफसली खेती जो है चने की उकठा बीमारी को कम करेगी? चनो, अलसी, चना राई, चना गेहूं, चना जौ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चना और अलसी जो है वो सहफसली खेती कर सकते हैं, इसकी उकठा के प्रति रेजिस्टेंट है और इसके प्रकोप को कम करती है, उकठा के प्रकोप को। अगला प्रश्न है, कौन सा तृणनाशक कांस को समूल नष्ट कर देगा? ऑप्शन नंबर डी, जो ग्लाइफोसेट होता है फंजीसाइड, ये कांस को समूल नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है, अंतः फसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात होता है 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अंतः फसली खेती लाभदायक होगी जब भूमि तुल्यांक अनुपात 1 से अधिक होगा। अगला प्रश्न है, सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे के किस भाग से धुरीन का संश्लेषण होता है? सूखे की स्थिति में ज्वार के जड़ भाग से धुरीन का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, गेहूं शोध निदेशालय कहाँ पर है? गेहूं शोध निदेशालय ऑप्शन नंबर 3 करनाल हरियाणा में है, ये राइट हो जाएगा। गेहूं शोध निदेशालय करनाल हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भूमि एवं जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का हेडक्वार्टर है। केंद्रीय भूमि एवं जल संरक्षण शोध प्रशिक्षण संस्थान का हेडक्वार्टर जो है देहरादून में है। केंद्रीय भू एवं जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जल विभव का जल पौधों को उपलब्ध होता है। -0.3 से 15 बार तक का जो जल है जल विभव पौधों को उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है धान फसल की जलमांग होती है। धान फसल की जलमांग होती है 1500 mm। अगला प्रश्न है एक ही खेत में एक ही समय में विभिन्न ऊंचाई वाले पौधों को उगाने को क्या कहते हैं। एक ही खेत में एक ही समय में विभिन्न ऊंचाई वाले पौधों को उगाने को बहुमंजिली खेती बोलते हैं। अगला प्रश्न है नीलहरित शैवाल द्वारा नत्रजन का अनुमानित स्थिरीकरण होता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है प्रति हेक्टेयर कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 15 से 45 kg जो है नीलहरित शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देती है प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार जीवाणु है। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जो राइजोबियम जपोनिकम है ये उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है टीजेड यानी टेट्राजोलियम क्लोराइड का उपयोग किस परीक्षण में किया जाता है। टेट्राजोलियम क्लोराइड का उपयोग जो सीड की वाइबिलिटी यानी जीवन क्षमता होती है इसके परीक्षण में करते हैं। अगला प्रश्न है 1 kg नत्रजन निम्नलिखित मात्रा में यूरिया के समतुल्य होगी। 1 kg जो नत्रजन है 2.22 kg यूरिया से मिलेगी। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला प्रश्न है कौन सी भूमियां धान्यों की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती हैं। जो जलोढ़ मृदाएं होती हैं वो धान्य फसलों की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खानदार मिट्टी और बांगर मिट्टी। अगला प्रश्न है मक्के में सफ़ेद कलिका बीमारी होती है। मक्के में सफ़ेद कलिका बीमारी किसके कारण होती है। लौह तत्व की कमी, जिंक की कमी, मैग्नीशियम की कमी, नत्रजन की कमी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जिंक की कमी से मक्के में सफ़ेद कलिका रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है अकार्बनिक नत्रजन के कार्बनिक नत्रजन में रूपांतरण को कहा जाता है। अकार्बनिक नत्रजन के कार्बनिक नत्रजन में रूपांतरण को अचलीकरण बोलते हैं। अकार्बनिक नत्रजन के कार्बनिक नत्रजन में रूपांतरण को अचलीकरण बोलते हैं। अगला प्रश्न है भूमि में पाई जाने वाली कार्बन की मात्रा का मापन है। भूमि में पाई जाने वाली कार्बन की मात्रा का मापन है उपलब्ध नत्रजन का। अगला प्रश्न है लवणीय क्षारीय मृदाओं में आमतौर पर कमी होती है। जो लवणीय क्षारीय मृदाएं होती हैं इनमें आमतौर पर किसकी कमी होती है। नत्रजन और जिंक की। लवणीय क्षारीय मृदाओं में आमतौर पर नत्रजन और जिंक की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है। यूपी के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है। कानपुर, इटावा, ललितपुर, वाराणसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड जो ललितपुर है यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कपास की काली मृदा में अधिकता होती। जो कपास की काली मृदा होती है इसमें किसकी अधिकता होती है। एलाइट, केलियोनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, हेलोसाइट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कपास की काली मृदा में मोंटमोरिलोनाइट की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है किस पदार्थ को सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाया जा सकता। किस पदार्थ को सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाया जा सकता। अमोनियम सल्फेट जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट को सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाया जा सकता। अगला प्रश्न है मृदा के कण घनत्व की तुलना में स्थूल घनत्व होता है। मृदा के कण घनत्व की तुलना में स्थूल घनत्व होता है कम, अधिक, समान, आपस में कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मृदा के कण घनत्व की तुलना में जो स्थूल घनत्व होता है वो कम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे यूरिया में उपस्थित नत्रजन का रूप है। यूरिया में नत्रजन किस रूप में पाई जाती है। एमाइड के रूप में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाइराइट में उपस्थित गंधक का रूप है। पाइराइट में उपस्थित गंधक का रूप है सल्फाइट। अगला प्रश्न देखेंगे किस फसल में मोलिब्डेनम की अधिक आवश्यकता होती है। मोलिब्डेनम की मटर में ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीम की खली का प्रयोग करते हैं। नीम की खली का प्रयोग क्यों करते हैं। नाइट्रीकरण अवरोध है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला प्रश्न है धान के खेत में यूरिया सुपर ग्रेनुअल्स का स्थापन कुछ गहराई पर क्यों करते हैं। धान के खेत में यूरिया सुपर ग्रेनुअल का स्थापन कुछ गहराई पर क्यों करते हैं। क्योंकि नत्रजन रिसाव कम करने हेतु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक खनिजों का उदाहरण है। जो माइका और फेल्सपार होते हैं, माइका और फेल्सपार प्राथमिक खनिजों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में नत्रजन पाई जाती है लगभग 79%। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है।
वर्टिसोल जो मृदा होती है इसकी धनान विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी मृदा में कार्बनिक कार्बन 0.6% हो तो उसमें नाइट्रोजन किस स्तर में होगा? मध्यम। अगर किसी मृदा में कार्बनिक कार्बन 0.6% हो तो उसमें नाइट्रोजन स्तर मध्यम होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी हरी खाद की फसल है जिसके तने में बैक्टीरिया की ग्रंथि पाई जाती है? सस्पेनिया रोस्टेटा जो होता है इसके तने में जो है बैक्टीरिया वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, खनिज मृदाओं का कण घनत्व होता है। खनिज मृदाओं का कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। खनिज मृदाओं का कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, क्षारीय भूमि के सुधार के लिए प्रयुक्त रसायन है। क्षारीय भूमि के सुधार के लिए कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, राइजोबियम के लिए आवश्यक कोबाल्ट संशोधित करने हेतु विटामिन B12 आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सुलभ फास्फोरस के लिए भूमि पीएच विस्तार है। 6 से 7 राइट हो जाएगा। सॉइल पीएच फास्फोरस के लिए उत्तम है। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम एमाइड नाइट्रोजन को अमोनिकल नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन नंबर 3 यूरेजिनेज जो है ये एमाइड नाइट्रोजन को अमोनियम नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, किस कणाकार के निश्चित इकाई क्षेत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है? किस कणाकार के निश्चित इकाई क्षेत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है? मृत्तिका जो क्ले होती है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है बहुत अधिक होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।